स्वागत है आपका इस खास पेशकश आइडिया एफपीओ की पाठशाला। वोडाफोन आइडिया इस स्टॉक पर बाजार का कई सालों से फोकस बना हुआ है। बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, बड़े मूव्स आपको दोनों तरफ के दिखाता है, बट काफी बड़ी वैल्यू डिस्ट्रक्शन और वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी इस टेलीकॉम कंपनी ने आपको दिखाई है। अब 18,000 करोड़ का एफपीओ इनका आया हुआ है। क्या अब इसमें मौका लगाने है पैसे का या नहीं, और क्या आगे जाकर यहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है या फिर इससे दूर रहना चाहिए? क्या है इससे सारे जुड़े सवाल, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस शो के बारे में एक खास शो लेकर आए हैं। बहुत बड़ा वेल्थ और वैल्यू डिस्ट्रक्टर भी रहा है, बट कोशिश है कंपनी की कि अब आगे जाकर अपनी स्थिति को सुधारा जाए। तो पहले ये जो 18,000 करोड़ का एफपीओ आया है, पहले इसकी जरा जो डिटेल्स हैं वो दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल दीप, और डिटेल रखूं उससे पहले ये भी बता दूं कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हम आधा घंटे का एक शो आइडिया के ऊपर कर रहे हैं। ये भी लोगों को समझाना जरूरी है। इसकी एक ही वजह, पहला, देश का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है। किसी भी लिस्टेड कंपनी के द्वारा लाया जाने वाला एफपीओ, यानी कि एक और इक्विटी, जो पहले अदानी एंटरप्राइजेज ने किया था लेकिन उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने पर वापस ले लिया। सो अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ आइडिया लेकर आ रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर घर में आपको मिलेगा, हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में मिलेगा। तीसरा ये कि 10, 12, 13 रुपये का स्टॉक जब होता है तो बड़ा अफोर्डेबल होता है और सबको इंटरेस्ट होता है, और सबका ये रहता है कि 10 का 20, 10 का 30 कभी भी हो सकता है। तो क्या आइडिया भी ऐसा हो सकता है क्या? और सबसे बड़ी बात यह कि कुछ भी कहें, कितना भी कहें, छोटी प्राइस के स्टॉक को डिलीवरी लेकर रखने में बड़ा आसान काम होता है कि आपके पास मतलब 100 शेयर लेने हैं तो आराम से काम 1200-1300 रुपये में हो गया। वैसा है। तो आपको लगता है कि भाई ठीक है, अगर डिलीवरी के लिहाज से भी निवेश करना तो ये अच्छा है, और ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं वो तो उनकी जगह अपनी जगह ही है। सो इन सब कारणों को देखते हुए हमने सोचा कि एक स्पेशल शो इसलिए किया जाए। वैसे तो कहने में हम कह देंगे कि ये कर दीजिए, लोग कर लीजिए, लेकिन क्या है कि जब आप निवेश के लिहाज से सोचें तो आपको क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या अपसाइड है, क्या रिस्क है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये एक बढ़िया क्लासिकल केस किसी भी स्टॉक को विश्लेषण करने के लिहाज से भी आपके लिए हो सकता है, हमारे स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इसलिए इस शो का प्लान किया है। विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जैसा दीप ने सवाल पूछा है, इशू की डिटेल्स। 22 अप्रैल तक ये इशू खुला रहेगा। प्राइस बैंड 10 से 11 रुपये है। लॉट साइज 1298 शेयर है, 1298 शेयर। 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन आप रिटेल में कर सकते हैं। न्यूनतम निवेश आपका पर लॉट जो होगा 14,278 रुपये का होगा। और अगर आप मैक्सिमम एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, क्योंकि साइज़ बड़ी है, अलॉटमेंट ज़्यादा आने के चांस है, नहीं तो जनरली इशू कई 10 गुना 20 गुना भरता है, तो हम कहते हैं कि एक ही लॉट लगाओ, क्योंकि आपको अलॉटमेंट तो ज़्यादा मिलेगा नहीं। सो इसमें आप अलॉटमेंट अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप 14 लॉट के लिए रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसके लिए आपके अमाउंट जो ब्लॉक होंगे एसबीए में, वो 1,99,892 रुपये होगा। क्लियर है? क्लियर है। और रिटेल कैटेगरी में अगर आप 14 लोड करें तो 18,172 शेयरों की आपके लिए एप्लीकेशन लगेगी। कंपनी 18,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है इस एफपीओ के जरिए। ये आपके लिए है पूरी की पूरी डिटेल्स दीप। तो ये तो रहा वोडाफोन आइडिया के एफपीओ की डिटेल। अब बताइए सर, निवेशकों को तो मौका मिल रहा है, बट जो बड़े निवेशक हैं, एंकर इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स? आईपीओ चाहे एफपीओ, दोनों में एंकर इन्वेस्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। यहाँ पर 11 रुपये के दाम पर एंकर इन्वेस्टर्स हायर बैंड पे ही लगाते हैं, जो भी प्राइस बैंड है उसका हायर बैंड ही है। उन पे 5,400 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन आ चुकी है। लगभग 60 एंकर इन्वेस्टर्स ने 60 उसमें से जो कुछ बड़े नाम हैं, सबसे बड़ा अगर किसी को विदेशी निवेशकों में किसी को हिस्सा मिला है तो आजकल के लिए ब्लू आइड फंड जीक्यूजी पार्टनर्स, उन्हें 1345 करोड़ का दिया गया है। फिडेलिटी 772 करोड़, ट्रू कैपिटल 331 करोड़, ऑस्ट्रेलियन सुपर 130 करोड़। तो ऐसे देखा जाएगा तो 2 बड़े नाम हैं, जीक्यूजी और फिडेलिटी। लेकिन बाकी नाम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो साइज में इतने बड़े नहीं है, इसलिए हमने लिए नहीं। लेकिन कुछ लोगों को लग सकता है कि जीक्यूजी है, फिडेलिटी है, बढ़िया नाम है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि उतनी बड़ी एप्लीकेशन नहीं दिख रही जितनी हो सकती थी, या एंकर बुक उतनी बड़ी नहीं बनी। हो सकता है आपको मेन इशू में, क्योंकि एंकर बुक में होता है कि आपको लॉक करना पड़ता है शेयर, तो हो सकता है
मेन एफपीओ में आपको इन इन्वेस्टर्स की तरफ से और एप्लीकेशन आती है। घरेलू इन्वेस्टर्स में मोतीलाल ओसवाल के फंड से 500 करोड़ डाले, क्वांट म्यूचुअल फंड जो आजकल वो भी ब्लू आइड फंड है घरेलू फंड्स में 150 करोड़ निवेश इन्होंने किया है। एचडीएफसी फंड ने भी करीबन 100 करोड़ का निवेश किया। अच्छे नाम है। वैसे पूंजी अच्छी खासी जुटा रहे हैं, जैसे आपने कहा अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ 18,000 करोड़। करेंगे क्या इतने पैसे का? अरे बहुत कुछ है पैसे की, तो इनको जरूरत है, न सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए बल्कि अपने एक्सपांशन के लिए भी। तो 5G रोल आउट करना है, राइट, 4G कवरेज बढ़ाना है और कैपेसिटी एक्सपांशन करना है, क्षमता विस्तार करना है। ये 3 चीजें हैं मेन जिसके लिए कंपनी इतना बड़ा एफपीओ लेकर आ रही है। तीनों बता दूं, नई 4G साइट्स का विस्तार करेंगे, एक्सपांशन करेंगे, उसके लिए 7,000 करोड़ रिजर्व रखें। ठीक है। 5G साइट्स जो नहीं लगानी इनके लिए 5,700 करोड़ है और डीओटी को जो स्पेक्ट्रम का छोटा मोटा भुगतान करना है उसके लिए 2,200 करोड़ के आसपास का फंड। तो ये 18,000 करोड़ इधर से आएंगे, इधर चले जाएंगे, यानी कि एक भी पैसा 18,000 करोड़ का ये जो आ रहा है और 2,075 करोड़ के प्रोमोटर्स को अभी अलॉटमेंट हुए हैं, कोई भी कर्ज के भुगतान में नहीं जा रहा। अच्छा, ये बड़ी बात है। ये है तो ये आपके लिए पैसे का सब ग्रोथ के लिए ही डाल रहे हैं। ठीक है। जो शेयर होल्डिंग है उसमें क्या कुछ बदलाव होंगे सर? बिल्कुल, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो रहेगा अब आपके लिए, अभी जो है मैं बता दूं पहले, भारत सरकार के पास है 32% हिस्सेदारी और वोडाफोन के पास भी है 32। ये दोनों बराबर बराबर के पार्टनर हैं। आदित्य बिरला ग्रुप 18% हिस्सेदारी लेकर बैठा है। तो कुल मिलाकर लगभग 82% की हिस्सेदारी आपकी तीनों में होगी। मेरे ख्याल से 2,075 करोड़ की और जोड़ेंगे तो करीबन 84% हिस्सेदारी 3 बड़े इन्वेस्टर्स जिन्हें प्रमोटर मान सकते हैं इनके पास हो गई है। ये आपके लिए पूरी की पूरी हिस्सेदारी। भारत सरकार ने दीपम के जरिए हिस्सेदारी रखी है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो टीवी सोमनाथन राव है, उनका स्टेटमेंट भी आया था कि टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बनाए रखने के लिए भारत सरकार का वोडाफोन आइडिया के एफपीओ को पूरा समर्थन है। वो चाहते हैं कि ये फंड रेजिंग प्लान हो। तो कहीं न कहीं चूंकि गवर्नमेंट का खुद का अपना स्टेक है इसलिए उनकी बैकिंग भी है। ठीक है सर। अच्छा, ये सारा पैसा तो इक्विटी के जरिए आ रहा है, क्या कर्ज या डेट के जरिए भी कुछ पैसा जुटा रहे हैं? वहां पर क्या कुछ हो रहा है सर? बिल्कुल है। जो कंपनी ने परमिशन ली अपने बोर्ड से और शेयरधारकों से, 20,000 करोड़ की इक्विटी जो अभी हो जाएगी कंप्लीट, 18,000 करोड़ का एफपीओ और 2,075 करोड़ आपके प्रोमोटर्स ने दिए, 25,000 करोड़ का डेट भी जुटाने वाली है। तो ये नया डेट भी आ रहा है, अभी कहाँ से आएगा कैसे आएगा थोड़े दिनों में आपको पता चलेगा, इक्विटी ये इशू खत्म होने के बाद में। और दोनों का पैसा, डेट जो उठा रहे हैं उसका भी और ये इक्विटी का, दोनों कैपेक्स में लगाएंगे, ऑपरेशंस को मजबूत करने में लगाएंगे। तो कुल मिलाकर 45,000 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान है कंपनी का, 20,000 इक्विटी, 25,000 डेट। ओके, तो बड़ी फंड रेजिंग हो रही है यहाँ पर। फिलहाल कर्ज की क्या स्थिति है इनकी, वो किस तरह चल रहा है? अभी कितना कर्ज है इनके पास और बाकी जो लाइबिलिटीज हैं? खूब है भर के। हाँ, भर के, मतलब जितना चाहिए उतना कर्ज की कहाँ कभी दी, ज्यादा नहीं 2,30,000 करोड़। ओहो, करोड़ है, 2,30,000 रुपए नहीं है, उसमें करोड़ भी है बीच में। तो अभी कर्ज कुल मिला के 2,30,000 करोड़ का है। 25,000 करोड़ और जुटाएंगे तो 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। अब इसमें क्या है, एजीआर, ये जो ड्यूज है इसका बकाया 70,000 करोड़ का है जो कंपनी को सरकार को देना है। राइट, ठीक है। अभी तक क्या है कि सितंबर 2025 तक का समय मिला है कंपनी को कि भाई अभी आप आराम से देना, भी सितंबर 2025 तक अपने ऑपरेशन ठीक ठाक कर लो और उसके बाद जब आप कमाना शुरू करोगे तो आपको ये कर्ज चुकाना है आने वाले कई सालों में। ठीक है। और इनमें भी जो समय है सीमा कैसे, अक्टूबर से लेकर मार्च 2026 के तक यहाँ पर आपको चुकाना है करीबन 27,000 करोड़ रुपया। ठीक है, ये तो एक हो गया, ये एजीआर के सामने है। तो 70 में से 27,000 करोड़ तब जाएगा और बाकी का पेमेंट बाद में होगा। जो कर्ज बाकी बैंक्स का, इंस्टीट्यूशंस का है, इसको चुकाना है आपको 2027 से 2031 के बीच में हर साल आपको 41,500 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज चुकाना है। तो ये कर्ज को लेकर इनके प्लान है। तो 2,30,000 करोड़ का जो ये कर्ज है, इसके डेट रिपेमेंट का शेड्यूल ब्रॉडली हो सकता है थोड़ा बहुत छोटा कम ज़्यादा बदलाव हुआ हो, लेकिन ब्रॉडली जो दीप है ये आपका शेड्यूल है जिसके दम पे आपको अपने बिजनेस को प्लान करना है। वोडाफोन आइडिया हेवी ड्यूटी पेमेंट करने हैं अनडाउटेडली। सबसे बड़ी समस्या ही इस कंपनी की यही है, भारी भरकम कर्ज और एजीआर का बकाया। बिल्कुल। तो लाइबिलिटीज तो बहुत ज्यादा है इनकी। दूसरी एक इनकी परेशानी काफी टाइम से चल रही है, आप तो काफी समय से लॉयल सब्सक्राइबर रहे हैं, बट जिस तरह से ये सब्सक्राइबर्स खो रहे हैं, मार्केट शेयर कम हो रहा है, वहां पर कैसा ट्रेंड देखने को मिला है सर? देखिए, मैं तो पहले दिन से जब ये हच हुआ करता था, हच ऑरेंज वोडाफोन क्या कुछ सब कुछ बदला, मैं भी था बीच में। हाँ, मैं नहीं बदला, तो मैं अभी भी कस्टमर हूँ, लेकिन कस्टमर काफ़ी कम हो रहे हैं, ये चिंता की बात है। देखिए, पिछले साल भर का बताऊँ तो 2 करोड़ सब्सक्राइबर इससे निकल गए और मार्केट शेयर इनका जो 21% था घटकर 19% रह गया। वैसे
19% अभी भी अपने आप में कम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये घट रहा है, अभी तक बढ़ने के संकेत नहीं है। एक समय में 35% भी होता था। 35%, एक समय नाम था ओड़ा नाम था कि मतलब बढ़िया मानते थे। सो एक सबसे बड़ी चिंता जो कर्ज की है, कर्ज के बाद घटते हुए कस्टमर्स की। तो कंपनी के लिए ये दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनसे इनको हैंडल करना है। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कस्टमर्स जो घट रहे हैं, अगर भाई आप सब कुछ कर लो, भाई आपने बहुत बढ़िया शोरूम बनाया है, राइट, है ना, एयर कंडीशन, बढ़िया सेल्स वाले लोग भी रखे हैं, फर्स्ट क्लास, कोई आएगा तो चाय ठंडा भी पिलाएंगे उसको, सब कुछ। वो आए तो ना, सर्विस तो आपकी कस्टमर आओगे तो करोगे ना। करेक्ट। अगर कनेक्शन ही नहीं ले रहा आदमी है, वो बदल रहा है, तो फिर क्या, तो फिर ये मुश्किल हो सकती है। इसलिए कस्टमर्स को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है कंपनी के लिए। चलिए देखते हैं इस फंड रेजिंग के बाद वहां पर क्या प्लान आता है। अब आते हैं जो एक मेन सवाल सारे इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं। अगर हम इस एफपीओ में पैसा लगाते हैं तो फिर क्या रिस्क है, क्या खतरे हैं हमारे लिए? बहुत रिस्क है, खतरनाक रिस्क है, और खतरे ही खतरे हैं। और अच्छा हुआ आपने सवाल पहले खतरे वाला पूछा। आपने खतरों के खिलाड़ियों के लिए पहले अच्छा वाला पूछा होता तो आपको खतरे बड़े नहीं लगते। पहले सबसे पहला तो जो खतरा भी बताया कि घटते हुए कस्टमर, एक कस्टमर नहीं रहेंगे तो बिजनेस क्या करोगे, तो पहली चीज़ ये। दूसरा, 2,30,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज, मतलब किसी भी लिहाज से कम नहीं, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है, मतलब सर पे बोझ टाइप वाला होता है। 70,000 करोड़ का एजीआर का बकाया, तीसरा बड़ा आपके लिए। तो तीन बड़ी चिंताएं जो है कंपनी के लिए, ये तीनों हैं जो पैसे चुकाने। अब इसके अलावा कंपटीशन जबरदस्त है। यस, एक और आप रिलायंस जियो से कॉम्पीट कर रहे हैं, भारतीय एयरटेल से कर रहे हैं, सरकारी बीएसएनएल से कर रहे हैं, और आप खुद अपने आप से भी कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है ना। तो ये कंपटीशन खतरनाक है, और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत चुनौती है। आजकल हर आदमी क्या करने लगा कि 2 अलग अलग ऑपरेटर के या 3 अलग अलग ऑपरेटर के मोबाइल रखता है, क्योंकि कहाँ किसका कनेक्शन चले ना चले, कहाँ किसके सिग्नल आए ना आए। तो कई जगह ऐसे कि यहाँ पर इन्हें वो दिक्कत होती है, कस्टमर सर्विसेज नहीं मिल पाती उनको रिमोट एरियाज में वोडाफोन आइडिया का करें। तो जब तक ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके सर्विसेज बेहतर नहीं करेंगे, तब तक बिजनेस को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये कि चलो आप 25,000 करोड़ 20,000 करोड़ का इशू लेकर आ रहे हैं, थोड़ा डेट और लेंगे, उसके बाद आप अपने सिस्टम प्रोसेस टेक्नोलॉजी को सुधारेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नहीं सुधरी तो क्योंकि आज लोग क्या उम्मीद करें, चलो आप 19% मार्केट शेयर पे बैठे हो, एक नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास है, जैसे आपने सर्विसेज इंप्रूव कर दी, ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादातर जिनको छोड़ना था वो छोड़ देगा। अब कोई लोग मजबूरी में ही छोड़ रहा है कि भाई बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा तो लगवा रहा। सो अगर आपने काम ठीक कर लिया तो हो सकता है अब ये ना छोड़ के जाए, लेकिन ये तभी होगा जब आपके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सुधरनी चाहिए। कोई भी कस्टमर एक इनफाइनाइट पीरियड तक इंतजार नहीं करेगा कि आप सुधर जाओ। एग्जैक्टली, ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज़ और है कि क्या सिर्फ 25,000 करोड़ की डेट और 20,000 करोड़ की इक्विटी से काम चल जाएगा, तो इसका जवाब है ना। पैसे तो और लगेंगे, पैसे तो और लगेंगे, क्योंकि एक तरफ आप ऑपरेशन से जो पैसे कमा रहे हो डेट में चुकाने में लगेंगे। करेक्ट सर। एक तरफ आपको अपने कैपेक्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात की पूरी संभावना है। आखिरी लाइन बहुत काम की है इस सवाल के जवाब में जो मैं आपको बता रहा हूँ दीप, एक QIP इशू हो आएगा। अच्छा, 100% मान के चलो। ओके, क्योंकि ये 20,000 करोड़ की इक्विटी से नहीं काम चलेगा। इक्विटी बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन कोई इलाज नहीं है। क्योंकि क्या है, ये जो पैसा आ रहा है, इस परफॉर्मेंस से थोड़े भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ठीक होने के संकेत आए तो फिर कहीं न कहीं और एक इशू लाना पड़ेगा और फंड रेज करना पड़ेगा, और तब ये हो सकता है कि सरकार का जो बकाया है, सरकार उसको बजाय लोन के तौर पे पैसा लेने के बोले कि मैं भी इक्विटी में कन्वर्ट कर दूँ, मैं भी स्टेक बढ़ा देता हूँ। ओके, एक बार तो ऑलरेडी हो चुका है, एक बार हो चुका है, दूसरी बार भी हो सकता है। लेकिन एक चीज पक्का है, एक ये बड़ी रिस्क है, खतरा जो है कि पैसा तो और लगेगा, और अगले 1 साल में ही लगेगा। अच्छा, 1 साल में ही और आ जाएगा, साल भर में लग जाएगी। ये तो खत्म हो जाएंगे अभी। 25-50 हज़ार करोड़ तो इनके लिए छोटी बात है, जरूरत बहुत है ना। राइट, क्या करेंगे पैसे तो ये एक बड़ी रिस्क है जो ध्यान में रखनी। क्योंकि अगर समझो, अगर अभी आपने पैसा लिया 6 महीने 12 महीने में परफॉर्मेंस नहीं है तो अगला पैसा आएगा नहीं, अगला पैसा नहीं आएगा तो ये जो लिया वो भी भारी पड़ जाएगा, परफॉर्मेंस भी दिखानी, ये सबसे बड़ी रिस्क है इसमें। समझ गया, ठीक है। अच्छा, सब कुछ तो खराब नहीं हो सकता, कुछ अच्छा भी होगा अगर पैसे लगा लिया है। बहुत कुछ अच्छा है भाई, अच्छा है तभी तो इशू इतना बड़ा आ रहा है और लोग पैसा भी लगा रहे हैं। पहली चीज़ तो है कि 20,000 करोड़ की इक्विटी और 25,000 करोड़ के डेट से कैपेक्स करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इससे बेहतर होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। सर्विस सिस्टम प्रोसेस टेक्नोलॉजी बढ़िया होंगे।
हो सकता है कस्टमर घटना बंद हो जाए और अगर थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए तो कस्टमर बढ़ना शुरू भी हो सकता है और वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। ये गेम चेंजर हो भी सकता है। शायद ग्रोथ लेवल पर अब भी कंपनी का मानना है कि कस्टमर बढ़ रहे हैं, लेकिन नेट लेवल पर कम हो रहे हैं, इसलिए वो पता नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग आना तो चाहते हैं, हाँ। जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिले तो फिर वापस निकल जाते हैं। तो हो सकता है ग्रोथ लेवल पर बढ़ते हुए दिखें। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है दीप जी, जो पॉजिटिव क्या है, हमेशा से एजीआर के वक्त से लेके बाद में कई बार जब जब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, डिफ़ॉल्ट होने की सिचुएशन आए, ऐसा कुछ हुआ, प्रमोटर पैसा डालेंगे नहीं डालेंगे, वोडाफोन डालेगा कि नहीं, बिरला जी डालेंगे नहीं डालेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सब जब सवाल जब भी आए तब हमेशा लगा कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, 5 रुपये 7 रुपये वाला स्टॉक बंद तो नहीं हो जाएगी। ये मेरा ये मानना है स्ट्रांगली कि अगर कंपनी को डूबना होता, बंद होना तो अब तक हो जाती है। जो हम खराब से खराब समय निकाल चुके हैं, तो अब कंपनी डूबेगी इसके चांस कम है। मतलब मैं ये तो कभी नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा दावे से तो बोलना भी नहीं चाहिए, बट अगर बंद होना होती तो अब तक हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, वोडाफोन आइडिया के बराबर की, वोडाफोन के बराबर की, पीएलसी के बराबर, वो सपोर्ट देगी। अल्टीमेटली कंपनी डूबती बंद होती तो पैसे तो सरकार के भी लग रहे हैं ना। एग्जैक्टली, है ना, खाली अब ये प्राइवेट प्लेयर नहीं रहा ना, तो सरकार भी तो है ना। तीसरी बात ये, अभी हमने बताया भी आपको कि सोमनाथ साहब ने कहा, ये टी सोमनाथ जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है, इवन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब है, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट दिया कि भाई हम चाहते हैं कि आइडिया जिंदा रहे, काम का कंपटीशन आगे बढ़े, कंपटीशन बना रहे। और उनका ये मानना है कि 3 बड़े प्लेयर्स की जरूरत है ही। हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े, देखो आज क्या है, आप छोटी जगह चले हो, दुबई जैसी जगह चले हो, कोई छोटे यूरोप के देशों में चले हो, 2-3 प्लेयर वहाँ मिल जाते हैं। वहाँ कितने गिनती के कांदीवली बोरीवली के बराबर तो लोग हैं, है ना, मुश्किल से 25-50 लाख की पॉपुलेशन में भी 2-2-3, यहाँ 150 करोड़ हैं, हो जाएंगे, मतलब हम 140 तो ही है। तो वहाँ पर सिर्फ 2 प्राइवेट प्लेयर और जरूरत है। अगर डिजिटल इंडिया को आपको सक्सेसफुल करना है, हर घर में आपके पास में मोबाइल डेटा ये सब पहुंचनी चाहिए, तो नेचुरली अभी भी आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की जगह है जिसके पास 19% मार्केट शेयर। ठीक है, एजीआर के बकाये में राहत अगर इनको मिल गई, ये बड़ा पॉजिटिव, थोड़ी और राहत, क्योंकि इनको कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि वो एजीआर की कैलकुलेशन की गई थी, उसमें शायद कोई राहत मिल जाए, क्योंकि कैलकुलेशन रिव्यू पिटीशन भी आया है, रिव्यू पिटीशन में बार सवाल होगा नहीं होता, हमें नहीं पता अभी, कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन वो मिल जाए तो वहाँ राहत हो सकती है। अब एक्सपांशन, ये कैपेक्स के बाद हो सकता है साल का 15-16 हज़ार करोड़ का EBITDA कंपनी कर ले, और अगर वैसा कर लेती है तो इनको डेट चुकाने में बड़ी आसानी सी हो जाएगी। एक और जो बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिए भी हो सकता है, सेक्टर के लिए हो सकता है, वो है कि अगर चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने अपने दाम बढ़ाए, जो भी प्लान से उनके दाम बढ़ा दिए, अगर प्राइस हाइक ले ली तो ये बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा। तो क्या होगा, एक तरफ आपका अच्छे कैपेक्स, कस्टमर का घटना बंद, बढ़ना शुरू, और उसके ऊपर आप प्राइस हाइक ले लो। ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी 2-3 साल पहले जो भारतीय एयरटेल थी उनकी तरह हो जाएगी कि भारतीय एयरटेल उस समय 130-135 के आरपू पर ट्रेड करती थी, वो 190-200 तक लिया है। सिमिलर सिचुएशन आइडिया के लिए भी हो सकती है। क्या ये 180-190 तक आरपू ला सकते हैं अगले 2-3 साल में? ये बड़ा सवाल। तो आपके लिए एक तरफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं आना है, और बदलाव जो होंगे ये बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं इस कंपनी के लिए। और दूसरा यह आखिरी एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी सरकार से कह सकती है कि एजीआर और स्पेक्ट्रम का जो हमारा बकाया है, जो आपको पैसा करना है, आप उसको लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, एक तरह से बकाया को इक्विटी में कर। तो सरकार को भी मालूम कि इक्विटी में चलिए हमारी स्टेक बढ़ जाएगी और फाइनेंशियल पे बर्डन नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव्स भी हैं, बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल आता है, सब आपने समझा दिया, कंपनी की स्थिति, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ, लोग जब आपसे जानना चाहते हैं हम इसमें पैसे लगाएं या नहीं। ठीक है, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ तो है कि डिजिटल इंडिया के लिए एक चीज़ बहुत साफ है कि वोडाफोन आइडिया का जिंदा रहना जरूरी है, राइट, क्योंकि तीसरा एक बड़ा प्लेयर प्राइवेट सेक्टर में आपको चाहिए, 2 प्लेयर काफ़ी नहीं है जी। ऐसे में आप थोड़ी रिस्क ले सकते हैं और पैसा लगा सकते हैं। अब रिस्क किस तरह से लेनी है, क्या है क्या नहीं, रिस्क क्या है, अगर जो प्लान है, जो कुछ चीज़ों के लिए कंपनी पैसा उठा रही है, अगर वो ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो रिस्क है। भाई आप 20,000 करोड़ ले रहे हो, ठीक है, और 20,000 करोड़ को आप कैपेक्स में लगा रहे हो, अगर वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो क्या करोगे? तो ये रिस्क जरूर है, लेकिन इस रिस्क को देखते हुए ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला एफपीओ हो सकता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला एफपीओ हो सकता है। कैसे? क्योंकि आप कंपनी के आगे की परफॉर्मेंस, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, अगर कंपनी में प्रॉब्लम पैसे की हो और पैसा मिल जाए
वो सोलो है। अगर प्रोडक्ट की प्रॉब्लम ना हो और प्रमोटर की प्रॉब्लम ना हो और वो ठीक हो जाए तो उससे बढ़िया नहीं हो सकता। Exactly. तो जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो इस एफपीओ में पैसा लगा सकते हैं, ये सोच के कि भाई आज 11 रुपये में आप ले रहे हैं, 2 रुपये की 3 रुपये की 20% 25% की रिस्क हो सकती है, लेकिन एक अपसाइड बन सकती है आपके लिए। 9-10 रुपये से नीचे जाने की रिस्क कम है, ना तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। बाकी छोड़ो, इजराइल ईरान ही लड़ पड़े जोर से, दो गुट बन जाएं लड़ने के लिए पूरे दुनिया में, तो क्या वोडाफोन का कोई भी घट जाएगा। वो तो एक मार्केट रिस्क आप हमेशा लेके चलते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क इस फंड रेजिंग के बाद आसानी से अब 9-10 रुपये के नीचे जाएगा स्टॉक, इसकी संभावना कम है। खाली स्टॉक स्पेसिफिक, पूरा मार्केट ही खराब हो जाए वो तो एक अलग। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन के बाद रिजल्ट कुछ ऐसे आ जाए जो मार्केट ही पता चला 10-15% घट गया, तो फिर तो उसमें क्या आइडिया, क्या कोई और, तो भारतीय भी घटेगा, रिलायंस भी घटेगा और ये भी घटेगा। सो ये एक चीज़ है। अगर सब कुछ ठीक रहा और जो कंपनी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही है तो हो सकता है ये स्टॉक अगले 3 से 5 साल में 2 से 3 गुना हो जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा फेवरेबल है, बहुत बड़ा फेवरेट। दीप, अगले 3 से 5 साल में 3 गुना होने के लिए क्या चाहिए बताइए। पहली चीज, जो कैपेक्स से कर रहे हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा, कस्टमर बेस घटना बंद होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। तीसरा, और पैसे की जो जरूरत पड़ेगी वो पैसा इनको मिलना चाहिए। चौथा, सरकार की तरफ से जो कर्ज है और एजीआर के ड्यूज हैं, या तो उसमें थोड़ी रिलीफ मिले, एमनेस्टी मिले, या उसको इक्विटी में कन्वर्ट करें। तो बहुत सारे इफ एंड बट हैं। अगर ये 4-5 चीज़ें हो जाती है तो स्टॉक 3 गुना भी हो सकता है आराम से, क्योंकि देखिए या तो ये 50 हो जाए या 5 हो जाए, करेक्ट, वही होगा। तो आप वो सोच के लगाइए। तो इसलिए आपको एफपीओ में पैसा लगाना चाहिए, और चूंकि एफपीओ में 11 रुपये में मिल रहा है तो मैं आपको साफ साफ राय ये दूंगा कि बजाय मार्केट में आप 13, 13.25, 13.5 में खरीदें, 11 रुपये में आप एफपीओ में खरीदिए, ज़्यादा बढ़िया है। एक चीज़ और है, एक बार चाहे तो आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से, मीडियम टर्म के लिहाज, शॉर्ट टर्म तो नहीं, मीडियम टर्म के लिहाज से आप 16-18 रुपये के आसपास के टारगेट रख सकते हैं। राइट, 15 से 18 के बीच में, जहाँ भी आपको ठीक लगे। तो एक बार वहाँ तक तो विजिबिलिटी दिखती है, वहाँ से फिर आप परफॉर्मेंस देखना शुरू करेंगे कि क्या वाकई में वोडाफोन आइडिया परफॉर्म करना शुरू कर रहा है। तो अल्टीमेटली पैसा आने के बाद कंपनी को परफॉर्मेंस दिखानी है। सो मेरा बहुत क्लियर कट मानना है, हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स एक बार लगा सकते हैं, उतना ही लगाएं। ये मत सोचे कि 10-12 रुपये का स्टॉक है, 11 रुपये का, तो मैं ढेर सारा पूरा पोर्टफोलियो एक तरफ और वोडाफोन आइडिया एक तरफ, 50% 70% आपके पोर्टफोलियो का वोडाफोन आइडिया हो गया। नहीं, क्योंकि अनिल जी ने बोला 3 गुना हो, 3 गुना के साथ रिस्क भी है, आधा होने की भी रिस्क है। बिल्कुल, अगर 3 गुना होने की संभावना है तो आधा होने की रिस्क भी है। तो वो रिस्क को अपने ध्यान में रखते हुए एक छोटा पोर्शन आप अपने पोर्टफोलियो का इस एफपीओ में अप्लाई करने के लिए आज से जरूर लगा सकते हैं। ये आपके लिए पूरा विश्लेषण, ये सारा डिटेल एनालिसिस देने के पीछे पर्पस ये था कि जब आप जो इन्वेस्ट करें तो आप पूरे जागरूक होकर, सोच समझकर, क्या रिस्क है, क्या एक्सपेक्ट, और जब भी ये जो पॉइंट्स हमने जो रिस्क वाले बताए, जैसे जैसे इस पॉइंट्स में क्लैरिटी आती रहे और कंपनी उस हिसाब से परफॉर्म करती रहे, तो आप स्टॉक को पकड़ के रखें और अपना टारगेट बढ़ाते चले। और अगर कहीं वहां पे मामला ढीला दिखे तो फिर समझ जाना सावधान। बस दोनों तरफ से दोनों ऑफ कोर्स, कंपनी कल क्या करेगी हमें थोड़ी पता है, हम तो ये सारी सिचुएशन बता के आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, तो ध्यान रखिए, ट्रैक करिए, बाय एंड फॉरगेट नहीं है, बट ट्रैक करिए इसको। और करेंगे आपके बिहाफ पे, बताएंगे, रोज बताएंगे, बिल्कुल अपडेट भी आपको देते ही हैं अनिल जी मार्केट के लेकर। बट इस खास स्टॉक पर एक खास शो भी आपने बनाया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सारी डिटेल्स और दर्शकों को समझाने के लिए, क्या है पॉजिटिव, क्या है रिस्क और आपको क्या करना है इस एफपीओ में, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में हमारा साथ देने के लिए।